बात बाबा बागेश्वर की करते हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर कथा वाचन का कार्यक्रम समाप्त करके वापस लौट गए हैं, लेकिन बावजूद इसके बिहार की सियासत कम होने का नाम नहीं ली। पटना की ट्रैफिक पुलिस ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। बागेश्वर बाबा के अलावा सांसद मनोज तिवारी पर भी जुर्माना लगाया गया है। 4 पहिया वाहन की सवारी करने के दौरान इन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। ट्रैफिक एसपी ने ट्रैफिक डीएसपी को जांच का आदेश दिया। जांच के बाद आरोप सही पाया गया और ट्रैफिक नियम के मुताबिक 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बता दें कि 13 मई को जब बाबा बागेश्वर पटना आए थे तो सांसद मनोज तिवारी गाड़ी चलाकर बाबा को होटल पनाज तक ले गए थे और इसी दौरान दोनों में से किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। ये वीडियो, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था और अब इसी वीडियो तस्वीर के आधार पर दोनों पर जुर्माना लगाया गया है। तो बुधवार को बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा की आखिरी दिन था। कथा के बाद पटना एयरपोर्ट से वो सीधा मध्य प्रदेश के छतरपुर के लिए रवाना हुए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच 5 दिन की हनुमंत कथा में बाबा बागेश्वर और उनके भक्तों ने नए कीर्तिमान बना दिए। इस कीर्तिमान में अर्जियां भी हैं। नारियल में लिपटी ये लाखों अर्जियां अब कथा स्थल से उठाई जा रही हैं, लेकिन इनका होगा क्या, देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 13 मई से 17 मई तक हनुमंत कथा का वाचन किया। इस कथा को लेकर बिहार में सियासी धर्मयुद्ध होता रहा, लेकिन राजनीतिक तनातनी के बीच संपन्न हुई ये हनुमंत कथा देश भर में चर्चा का केंद्र रही। और ये चर्चा यूं ही नहीं हुई। बाबा बागेश्वर की कथा में भक्तों का ऐसा हुजूम जुटा कि सत्संग या कथा के पटल पर कई कीर्तिमान स्थापित हो गए। बाबा बागेश्वर के दरबार में अर्जी लगाने के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। पटना से लेकर नौबतपुर के तरेतपाली मठ तक सब कुछ बागेश्वर सरकार के रंग में रंग गया। अनुमान है कि 5 दिन की हनुमंत कथा के दौरान भक्तों की संख्या करीब 30 लाख के पार हो गई। बाबा बागेश्वर के सामने अर्जी लगाने के मामले में भी बिहार ने सबको पीछे छोड़ दिया। माना जा रहा है कि इस दौरान करीब 18 लाख अर्जियां लगाई गई। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने अर्जी लगाने की जो प्रक्रिया है उसमें नारियल को लाल कपड़े में बांधकर कथा स्थल पर रखा जाता है। अनुमान ये भी है कि इस दौरान नारियल और लाल कपड़ा का कारोबार 5 करोड़ तक गया। अपने स्क्रीन पर आप लाल कपड़े में लिपटा वही नारियल देख रहे हैं जो अर्जी के तौर पर कथा स्थल लाए गए थे और अब हनुमान जी के चरणों में दुखों के पहाड़ की तरह खड़े दिखाई दे रहे हैं। लाखों अर्जियां उनके चरण में पड़ी हैं, जिन्हें अब उठाने का काम चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इन अर्जियों का होगा क्या? बोरे में भरकर ये नारियल कहां ले जाए जा रहे हैं? बाबा बागेश्वर के कथा स्थल पर कई एक नारियल चढ़ाए गए और अपनी अपनी अर्जी लगाई गई। लाखों नारियल मौजूद हैं और वो अब क्या होगा उसके बारे में हम जानते हैं तरेत के लोगों से ही। यहाँ पे तरेत के लोग मौजूद हैं और इन्हीं से जो है हम पूछते हैं कि आखिर उस नारियल का क्या होगा, किस तरह से उसका जो है नारियल का किया जाएगा। उस सभी लोग जितने भी श्रद्धालु भक्त अपना अर्जी लगाए हैं भगवान के दरबार में नारियल को जमा करके रखा जाएगा और जिनका भगवान की कृपा होगा अर्जी मिल जाएगा, उसके बाद में नारियल वापस हो जाएगा। तो मंदिर में रखा जाएगा मंदिर के भंडार गृह में। लाखों की संख्या में कथा स्थल पर पड़े ये नारियल तरेतपाली मठ के मंदिर के भंडार गृह में रखे जाएंगे। उसके बाद बाबा बागेश्वर से जो निर्देश आएगा उसी हिसाब से आगे निर्णय लिया जाएगा। नारियल अभी तो हम लोग भगवान के दरबार में रखेंगे और उसके बाद बागेश्वर धाम जी से जो निर्देश आएगा, वहाँ धाम से सरकार का जो निर्देश आएगा उसके बाद नारियल का निर्णय लिया जाएगा। वहाँ नारियल राघवेंद्र भगवान का धरती है, वहाँ जो भी है सनातन धर्म के हिसाब से नारियल रखा हुआ है। वहाँ पूजा पाठ प्रतिदिन होता है। एक तरह से मानिए कि वहाँ अर्जी रोज लग रहा है। वह नारियल का पूजा हो रहा है। स्वामी जी अपने सब नारियल पर ध्यान दिए हुए हैं। जिसको नारियल का अर्जी लग जाएगा आप रूपी बागेश्वर धाम लोग पहुँच जाएंगे। बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा में जुटे भक्तों ने ऐसा उत्साह दिखाया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी इसे महसूस कर गदगद होते रहे।
नौबतपुर के तरेतपाली मठ के नेतृत्व में ये कथा अब तक की सबसे दिव्य और भव्य कथा के रूप में उभर चुकी है। जहां कल तक लाखों का मेला था, वहां आज सन्नाटा है, लेकिन मठ का प्रबंधन अब भी जुटा हुआ है। अर्जी रूपी नारियल को मंदिर का पवित्र स्थान दिया जा रहा है, ताकि आस्था में लिपटी ये अर्जियां जल्द से जल्द स्वीकार हों और अर्जी लगाने वाला दुख और कलेश से मुक्त हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात ज्ञानव्यापी मामले की। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के शिवलिंग की उम्र का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। तो वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट के शिवलिंग की उम्र का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है और इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। महत्वपूर्ण होगा देखना सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या डायरेक्शन सामने आता है। दरअसल हाईकोर्ट ने शिवलिंग की उम्र का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वे के आदेश दिए थे और इसी को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। बात पीएम मोदी की विदेशी दौरे की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो गए। यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। उनके नेतृत्व पर G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसमें परमाणु निस्तारीकरण और आर्थिक मजबूती के साथ जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन वॉर जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि डिजिटलीकरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी विचार भी होगा। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के अलावा दूसरे बड़े नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। साथ ही उनके कई और कार्यक्रम भी हैं। और 28 मई का महत्वपूर्ण दिन। दरअसल पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। 28 मई को रिकॉर्ड समय में ये नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को किया था। इसकी गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। कार्य पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीएम मोदी से मिलकर इसके लोकार्पण का आग्रह किया था और अब ये तारीख तय हो गई है 28 मई, जब नए संसद भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। आजादी का 75वां साल मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। ये पल बेहद ऐतिहासिक होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूबसूरत बिल्डिंग को देश के नाम समर्पित करेंगे और इस नए संसद भवन में प्रवेश भी डिजिटल तरीके से मिलेगा, जिसके लिए सांसदों को स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और आने वाले समय में जो कर्मचारी संसद भवन के अंदर काम करते हैं उनको भी स्मार्ट कार्ड्स दिए जाएंगे। बायोमेट्रिक मशीन लगा दी गई है और इस नए संसद भवन में प्रवेश के लिए 3 द्वार बनाए गए हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार। और आपको बता दें कि एक द्वार के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रवेश करेंगे, दूसरे द्वार के माध्यम से लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा स्पीकर को प्रवेश मिलेगा और तीसरे माध्यम से यानी कि तीसरे द्वार से जो सांसद हैं, वीआईपी हैं, उनको प्रवेश दिया जाएगा। तो आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि नई बिल्डिंग बनकर तैयार है और बेहद ऐतिहासिक पल होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इस नई बिल्डिंग का, नए संसद भवन का शुभारंभ करेंगे। और इस नए संसद भवन में जो चीजें हैं वो भी बेहद नई होने वाली हैं, डिजिटल तरीके से चीजें होंगी और कह सकते हैं कि ये वही नया भारत है जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। तो नई भारत की नई तस्वीर 28 मई को आपको देखने को मिलेगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। जस्टिस JS पाद्रीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कृष्णैया के पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई करेगी। आनंद मोहन के खिलाफ कोर्ट में जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने याचिका दायर की थी। उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार की तरफ से जेल मैनुअल में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
और अब बात अतीक की दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों की प्रॉपर्टी की, जिसका इस्तेमाल कर इन दिनों लग्जरी लाइफ जी रहा है अतीक के भाई अशरफ का साला, जो इनामी है। दुबई में डॉन की फौज कर रही है मौज। एक लाख का वांटेड, दुबई में मस्ती। द दुर्दांत डॉन, जिसके नाम का खौफ था, दहशत का कारोबार था, काली कमाई से खड़ा किया गया एक ऐसा साम्राज्य जिसके तार हिंदुस्तान ही नहीं, दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों तक फैले हैं। ये दुबई की चकाचौंध भरी जिंदगी है। यहाँ जिस लेविश लाइफ का सपना अतीक ने अपने लाडलों के लिए देखा था, लेकिन वक्त का खेल देखिए, माफिया मिट्टी में मिल गया, बेटे जेल पहुंच गए, असद का एनकाउंटर हो गया और बेगम फरार है। अब सवाल उठता है कि उसकी दुबई की प्रॉपर्टी का क्या हुआ? तो जवाब में इन तस्वीरों को देखिए। करीब 20 लाख की गाड़ी पर माफिया का साला पोज दे रहा है। फिर दूसरी तस्वीर में म्यूजियम ऑफ मूवमेंट के आगे खड़ा होकर फोटोशूट करवा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किरदार कौन है, तो चलिए जान लेते हैं। नाम सद्दाम, पहचान अशरफ का साला, गैंग IS 227, इनाम 1 लाख रुपए। ये वही सद्दाम है जिस पर बरेली जेल में शूटर्स को VIP सुविधा मुहैया कराने का आरोप है। बरेली पुलिस ने इस अपराधी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है। माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ का साला सद्दाम फिलहाल दुबई भाग गया है। उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वायरल तस्वीरों को लेकर पुलिस की एजेंसियां जांच पड़ताल में जुट गई हैं। दरअसल सद्दाम वो शख्स है, जबकि अशरफ बरेली जेल में बंद था तो उसने जेल के पास ही एक फ्लैट ले लिया था और इसी में हर आने जाने वाले को वो रोकता था और यहीं से वो जेल के अफसरों से मिली भगत कर वो अशरफ से मिलवाता था। उसने सद्दाम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद लगातार सरगर्मी से उसकी तलाश की जा रही थी। बरेली पुलिस ने पहले उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था, लेकिन सद्दाम जब पकड़ में नहीं आया तो ये इनामी राशि बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। लेकिन अब सद्दाम के बारे में सबसे बड़ा खुलासा यही है कि उसकी तस्वीरें अब दुबई से वायरल हो रही हैं। सद्दाम की तस्वीरें सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि वो दुबई में क्या कर रहा है। क्या 1 लाख का वांटेड देश छोड़कर फरार हो चुका है? अगर ऐसा है तो दुबई में क्या कर रहा होगा? तो इस सवाल का जवाब भी डॉन के कारोबार से जुड़ा है। अतीक ने विदेश में भी कर रखा था निवेश। दुबई में अतीक ने खरीदा था आलीशान फ्लैट। सऊदी अरब में एक कारोबारी के बिजनेस में उसका इन्वेस्टमेंट था। खबरें हैं कि सद्दाम ही वो शख्स है जो दुबई में डॉन का कारोबार चलाता था। ऐसे में पुलिस को शक है कि शिकंजा कसे जाने के बाद सद्दाम दुबई भाग गया होगा। अतीक अहमद और अशरफ की जो अवैध संपत्ति थी उसको विदेशों में निवेश करने का जरिया जो है वो सद्दाम ही बना था। सद्दाम के जरिए ही माफिया अतीक अहमद ने दुबई में एक फ्लैट लिया था और बताया जा रहा है कि अब उसी फ्लैट में ऐश कर रहा है सद्दाम और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई हैं। लेकिन दुबई कनेक्शन और अतीक अहमद और अशरफ की प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो बताया यहां तक जाता है कि सद्दाम ने कुछ कारोबारियों के जरिए विदेश में भी माफिया अतीक अहमद और अशरफ के पैसे लगाए थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब चूंकि सद्दाम फरार है और सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद ही माफिया के विदेश में जो कनेक्शन है, जो प्रॉपर्टी का कनेक्शन है, उसके बारे में खुलासा हो सकता है। तो इसलिए जांच एजेंसियां लगातार सद्दाम की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही हैं। दरअसल अतीक ने अपनी काली कमाई विदेश में भी निवेश की थी। इस बात का जांच में पहले ही खुलासा हो चुका है। दुबई में अपने इस कारोबार के लिए अतीक ने अशरफ के साले सद्दाम को चुना था। सद्दाम अशरफ का साला और 1 लाख का इनामी है। सद्दाम कई बार दुबई जा चुका है। अतीक ने सद्दाम के जरिए दुबई और सऊदी में निवेश किया था। हालांकि 11 फरवरी को बरेली जेल में शूटर्स ने जब अशरफ से मुलाकात की थी तो इस मुलाकात के पीछे भी सद्दाम का हाथ बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अब एयरपोर्ट के CCTV फुटेज को खंगाल रही हैं और इस बात को कंफर्म करने की कोशिश कर रही हैं कि क्या सच में सद्दाम दुबई भाग गया है या इन वायरल तस्वीरों की सच्चाई कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां पर G20 समिट के दौरान जमीन पर सुरक्षा के लिए एनएसजी के कमांडो उतार चुके हैं और डल झील में दुनिया की सबसे बेहतरीन कमांडो मार्कोस ने मोर्चा संभाल लिया है। हिंदुस्तान का ये कमांडो फोर्स कई मामलों में अमेरिका की उस नेवी सील कमांडो से भी आगे है जिसने खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के घर में घुसकर मार गिराया था। डल झील में बोट से ऐसी गश्ती कभी नहीं देखी गई। गश्त दिखी भी तो ऐसे जवान नहीं देखे गए। क्योंकि डल झील में गश्त कर रहे ये पुलिस, सेना या अर्धसैनिक बल के जवान नहीं, बल्कि दुनिया के टॉप कमांडो फोर्स में शामिल भारत के मरीन कमांडोज की टीम है, जिसे मार्कोस के नाम से भी जाना जाता है। मरीन कमांडो की टीम ने गुरुवार को डल झील की सुरक्षा की कमान थाम ली। जिससे यह तय हो गया कि पानी के रास्ते G20 समिट में खलल डालने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो पलक झपकते ही उसका नामो निशान मिट जाएगा। हम आपको अमेरिका की नेवी सील कमांडो से भी कई मामलों में आके भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो की खासियत बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि इन्हें डल झील में इसीलिए तैनात किया गया है क्योंकि 22 से 24 मई को श्रीनगर के जिस शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में G20 सम्मेलन होना है वो इसी डल झील के किनारे है। यही वजह है कि न सिर्फ डल झील को खूबसूरती से सजाया गया, संवारा गया, बल्कि सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ अब यहां मार्कोस की भी तैनाती कर दी गई। अब जानिए कि आखिर मार्कोस के मोर्चा संभालने से क्यों उन आतंकियों और दुश्मनों का कलेजा कांप रहा होगा जो श्रीनगर में G20 समिट नहीं होने देना चाहते। बात आईपीएल मैच की करते हैं। धर्मशाला में दरअसल आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच होने वाला है और 2023 के आईपीएल सीजन 16 का ये 66वां मैच है। शाम 7:30 बजे मैच की शुरुआत होगी और स्टेडियम की क्षमता 20 से 22 हजार है। लेकिन हाल ही में जिस तरह से 17 मई को हुए पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच में स्टेडियम फुल नजर आया था, लोग कुर्सियों के अलावा स्टैंडिंग में भी मैच देखते हुए नजर आए थे। ऐसे में आज भी स्टेडियम के फुल रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में जयपुर में बड़ा आंदोलन होगा। महंगाई राहत कैंप पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का कहना है कि महंगाई राहत कैंप से कुछ राहत नहीं मिलने वाली है। महंगाई राहत कैंप शुरुआत में लगाने चाहिए थे। बिजली की जब उपलब्धता ही नहीं है तो फ्री बिजली का क्या किया जाए। देखिए, महंगाई राहत केंद्र जो लगा रहे हैं, एक पहली चीज तो ये शुरू में लगाना चाहिए था। अब चुनाव के समय अगर आप ऐसी लोक लुभावनी घोषणा करते हो तो जनता को मालूम है कि ये 5 साल तक ऐसे स्कीम नहीं लागू हो सकती, नहीं चल सकती। प्रदेश का इतना बड़ा बजट नहीं है, इसलिए थोड़े समय के लिए कुछ लोगों को लाभ दे करके अगर आप सोचते हो कि आपको वोट मिल जाएगा तो जनता बहुत समझदार है, इसे कोई राहत नहीं मिलने वाला है। और जो पुरानी घोषणाएं की है उन घोषणाओं को पहले लागू करना चाहिए। किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, बिजली के दाम जो बढ़ा है उसको वापस लेना चाहिए। पहला वाला काम तो पूरा करें। तो महंगाई राहत कैंप पर निशाना साधते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी को आप सुन रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए चौक का रुख करते हैं, जहां पर इस वक्त कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन पहुंची हुई हैं। चौक में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीर आपके सामने। और कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी से अमृता धवन मिलेंगी। विधायक हरीश मीणा, विधायक प्रशांत बैरवा, पूर्व विधायक कमल बैरवा के साथ पीसीसी सदस्य रामविलास चौधरी
बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ब्रह्मपुरी इलाके से लापता दोनों बहनें मिल गई हैं। गलता गेट इलाके में इमाम बाड़ा में दोनों बच्चियां बरामद हुई। 20 घंटों से लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। बकायदा 50 पुलिसकर्मियों की एक बड़ी टीम बनाई गई थी। 12 साल की आयशा और 8 साल की सारिया को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इमामबाड़ा में स्थानीय व्यक्ति ने बच्चियों को लावारिस देखा। इसकी जानकारी ब्रह्मपुरी में संतोष सागर कॉलोनी से कल शाम 5 बजे घर से निकली ये बहनें, उनकी सूचना दी गई। परिजनों ने बच्चों के लापता होने की खबर प्रमुखता से दिखाने पर आभार भी जताया। बच्चों के हुलिया देखकर स्थानीय लोगों ने पहचाना और आखिरकार दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया गया है। बात सुभाष महरिया की करते हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सांसद सुमेधानंद सरस्वती का इस पर बड़ा बयान सामने आया। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि एक व्यक्ति के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी पहले से भी बहुत मजबूत थी और मजबूत है। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि सुभाष महरिया आए हैं तो उनका भी पार्टी में स्वागत है। सुभाष महरिया ने 2014 और 2019 में दोनों बार सुमेधानंद सरस्वती के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ा। एक बार निर्दलीय और एक बार कांग्रेस के टिकट पर। दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक कैडर बेस, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक व्यक्ति के आने और जाने से पार्टी पर कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी बात जरूर है कि सुभाष जी पार्टी में आए हैं और वो उन्होंने खुद कहा है कि मैं कार्यकर्ता के नाते पार्टी में आया हूं, तो काम करेंगे तो उसका प्रतिफल उनको भी मिलेगा, पार्टी को भी लाभ होगा। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।